हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपको 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी कवर करवा चुकी हूँ विद सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो शिक्षा विद आशा में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में ही हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर 1 से, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डेली आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो और हम पढ़ने जा रहे हैं 6 चैप्टर। 11th क्लास का 6 चैप्टर आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है भू आकृति प्रक्रिया। हाफ में फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अपक्षय वेदरिंग का मतलब क्या होता है? अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों की नई प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, मतलब इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं भी शामिल होती है जो पृथक, अलग या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करते हैं। जो पृथ्वी के पदार्थ होते हैं, इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से उसको प्रभावित इफेक्ट करती है। अपक्षय मौसम को जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों की यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचरण होता है, ये स्वस्थाने या तत्स्थन प्रक्रिया होती है। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली ये धीमी गति परिवहन का प्राय, यदि नहीं तो क्यों? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायवी और स्थलीय कीर्ति एवं वनस्पति कारकों द्वारा पानुकूलित होती है। कोऑर्डिनेट इन सबसे जलवायु का विशेष महत्व होता है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया द्वारा बल्कि अपक्षय मेटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु विभिन्न विभिन्न देखने को मिलती है, क्योंकि विभिन्न जलवायु प्रदेशों को अक्षांश को अंकित किया जाता है और उसे विवरण को प्राप्त किया जाता है। अपक्षय प्रक्रिया को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है रासायनिक, दूसरी भौतिक और यांत्रिक, तीसरी है जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान भी देखने को मिला है। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है। अपक्षय प्रक्रिया एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करता है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अम्लीय प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल, वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर देती है, इसी गति को बढ़ा देती है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे या पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही देखने को मिलती हैं। घरेलू विलयन सॉल्यूशन, जब कोई वस्तु जल या अम्ल, जिसे एसिड कहते हैं, अम्ल को बच्चों इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैंने आपको बताया। एसिड जो होता है वह घुल जाती है और घुल तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। कि कहते हैं प्यारे बच्चों, जो जल तत्वों में घुल जाती है उसे हम घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ का घोल मिलने में सम्मिलित होता है, जो कम जल का कम से कम अम्ल में खनिज देखने को मिलता है, और इसकी वितरण विरलता में निर्भर करती है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते, खत्म हो जाते हैं, जल में निलंबित, घुल जाते हैं, जैसे सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाना। घुलनशील पदार्थ शैल का निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रकार प्रभावित होते हैं। ये खनिज अत्यधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोटे सुगतम से निशालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित इकट्ठे हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बनिक
एसिड युक्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है। घुलनशील पदार्थ होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रभावित हो जाते हैं। जैव पदार्थ द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को बहुत सहायक बनाते हैं। साधारण कॉमन लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला खनिज है। उससे भी हमारा शैलों का निर्माण होता है, जो कि घुलनशील पदार्थ है। ये भी एक घुलनशील पदार्थ है। कार्बोनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों की प्रक्रियाओं का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। ये फिल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया होती है, जो कि जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बनिक अम्ल का, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करती है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाती है तथा अवशेष नहीं छोड़ती, इसमें बिल्कुल भी अवशेष नहीं बचते। इसके प्रमाण स्वरूप भूमिगत गुफाएं का निर्माण भी यह करती है। जल योजन हाइड्रेशन जिसे कहते हैं। जल योजन जल का एक रासायनिक योग होता है। खनिज स्वयं जल धारण करना, विस्तृत एक्सपेंडेड करना, उस फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखना। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 321 को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो 300 + 20 ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसमें विस्तारित हो जाती है। ये विस्तार पदार्थ का आयतन, वॉल्यूम अथवा शैल में वृद्धि का कारण बनता है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलन के बाद जिप्स में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है, फिक्स नहीं होती। ये फिक्स देखने को आपको नहीं मिलेगी। इस प्रक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी हो जाती है। इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से शैलों की शांति भी हो जाती है। इसके फलस्वरूप उसमें विघटन देखने को मिलता है और क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते और संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया में पुनरावृत्ति ऊपरी शायी पदार्थों में दरार के कारण बनती है। किस कारण बनते हैं प्यारे बच्चों? दरार के कारण। रंध्र छेद में समावित लवण तीव्र व बार से जल योजन प्रभावित होकर शैल विभंग फ्रैक्चर में सहायक होती है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपशलकन, एक्सफोलेशन एवं कर्णिका विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करती है। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऑक्सीडेशन पूछा गया है। अपक्षय में ऑक्सीजन का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज व ऑक्सीजन का संयोग होना। ऑक्सीकरण वह होता है जहाँ पे वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा होता है, खनिज, गंधक, सल्फर इत्यादि देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शैलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोहा धारक बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहा का रंग लाल रंग का हो जाता है, भूरे और पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ये ऑक्सीकृत खनिज वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अप्रभाव होता है, दूसरी रासायनिक अपक्षय अपक्रिया देखने को मिलती है, तो इसका रंग किस में चेंज हो जाता है? पीले और भूरे रंग में। ये बच्चों आपको याद रखना है, एक मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्रीय जल विभावित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। न्यूकृत होने पर लोहे का रंग लाल, हरे रंग, आसमानी, धूसर, ब्लशर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते चलते रहते हैं, अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देती है। क्या हम लोहे में जल लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में जल कितना आवश्यक होता है? क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाटर स्केयर वाले उष्ण मरुस्थलीय में प्रभावी हो सकते हैं? भौतिक अपक्षय प्रक्रिया जिसे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। भौतिक और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त पर निर्भर करती है। यह अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकती हैं। फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि अत्यधिक ऊपर भार दबाव होना,
अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस होना, तापक्रम में परिवर्तन होना, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि होना, पशुओं प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न विस्तारण होना, एक्सपेंशन होना, शुष्कन एवं आर्द्रण चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव बढ़ना। इनमें से कई बल धरातल विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम शैलों का विभंग फ्रैक्चर देखने को मिलता है, टूटना। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के कारण निमुक्त हो जाती है। इसका ये कारण है कि ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों में विस्तर शांति फैटिग्यू के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। भार विहीनकरण एवं विस्तारण अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी शैलों के भारों में अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव देखने को मिलता है, वर्टिकल प्रेशर। ठीक है, ये निमुक्त के कारण होता है, जिसमें शैलों के ऊपरी स्तर विस्तारित हो जाते हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप जो शैल होती है, शैल में इसका पतन तब स्वरूप विघटन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसके तौर पर भूतल की सतह के समांतर विकसित होती है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्र में चाप विभंग हो जाती है और शैलों की भारी चादरें जिसे अपशल्कन पट्टियां नियमित करती है। ये भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपलिशकन चादरों और क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकती है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपलिशकन गुंबद कहते हैं, जो कि इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। शैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुलन की धीमाएं सीमाएं उपलब्ध होती है। तापक्रम के साथ साथ प्रत्येक खनिज फैलता है और अनेक निकट स्तर खनिज बनाता है। तापक्रम गिरने के साथ साथ उसमें तद अनुसार संकुचित हो जाता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण शैलों के पिछले स्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दैनिक तापक्रम बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया, मतलब पहले बताया गया है कि संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत फैटिग्यू शांति से शैलों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। शैलों के सतह स्तरों में उनकी गहराई के स्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिसके कारण शैलों में अंतर प्रतिबल उत्पन्न होता है और प्रमाण स्वरूप सतह के समानता अनुप्रस्थ विस्थापन विभंग विकसित हो जाते। गर्म और ठंडा होने पर विभेदन एवं विभिन्न होने के कारण सतह के स्तर में होने वाले फैलाव संकुचन और तपश्चात धरातल के अपशल्कन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतह का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रकार से चिकनी सतह के छोटे छोटे से लेकर बड़े गोलाश्मियों का निर्माण होता है, जिसे हम टार कहते हैं टार। अवशलित गुंबद एवं अवशल्कित टॉर के मध्य में क्या अंतर होता है, अब हम पढ़ेंगे। हिमकरण पिघलने एवं तुषार वेजिंग फ्रीजिंग थ्रैविंग एंड फॉर्स वेटिंग। शैलों के रंध्रों के दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि होना और तुषार अपक्षय घटित होना। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयां जैसे हिमकरण पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है, सर्वाधिक ही प्रभावशाली देखने को मिलती है। जल का तीव्रता से हिमकरण इसमें अचानक फैलाव आना, उच्च दबाव का कारण बनना। यह फैलाव जॉइंट्स दरारों छोटी छोटी इंटरग्रेनुअल विभंगों को प्रभावित करती हैं, उन्हें यहाँ तक चौड़ा कर देती है। जब ये शैलें टूटकर अलग नहीं होती तो यह अलग नहीं हो जाती। लवण अवशेष सॉल्ट वेदरिंग। शैलों में नमक तापीय क्रिया जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलती है। कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम बोरियम जैसे कई लवणों में आंतरिक फैलाव के कारण ये देखने को मिलती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम तापीय विशेषता पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक एक सतह पर उच्च तापमान लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकट रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शैलों के पृथक्करणों से विपाटन
पैदा कर देती हैं, अंतरिक्ष गिर जाती हैं। पृथक्करणों से गिरने की ये प्रक्रिया कणित विघटन या कणिक शल्कन का कारण बन जाती है। सभी विघटन की प्रक्रियाओं के कारण क्रिस्टलीकरण सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। आर्द्र और शल्कुलन भी एकांतर। अब हम पढ़ेंगे जैविक क्रिया और अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि एवं संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण में भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयरन स्थानांतरित की दिशा में एक योगदान केंचुआ, दीमकों, चूहों इत्यादि जैवों द्वारा बिल खोदने का एवेंजिंग फोन के द्वारा नई सतह पर का निर्माण होता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी, हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पति को अस्त व्यस्त कर खेत जोतती है। मिट्टी में कृषि धरातलीय पदार्थों में वायु, जल, खनिज के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। सड़ने वाले पौधे या पशुओं के बीच में भी देखने को मिलता है। और ये वे पौधे लवणीय क्रिस्टल की वृद्धि के उपयुक्त होती हैं, दिशाएं होती हैं। निकट स्तर के कण अलग अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड, जिप्सम क्रिस्टल और हैवी अप्ट हो जाते हैं। इसमें फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, जिसमें दरारें विकसित होती हैं। लवणीय क्रिस्टल की वृद्धि हो जाती है। खड़िया बड़ी सुगमता में टूट जाती है। इसके बाद चूना, पत्थर, बालू पत्थर, शेलनीस, ग्रेनाइट की भी स्थिति देखने को मिलती है। पदार्थ ह्यूमस, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देता है, जिसमें कुछ तत्वों का क्षरण घुलना बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती है। बहुत दबाव देखने को मिलता है। इन्हें यांत्रिक ढंग मैकेनिकल से तोड़कर अलग कर दिया जाता है। अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, अपशल्कन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक प्रक्रिया में हम कर चुके हैं। तापीय संकुचन एवं फैलाव एवं लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपशल्कन एक निर्माण प्रक्रिया नहीं है। शैल का आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह की निर्माण होता है। चिकनी भी होती है और गोल सतह का निर्माण भी होता है। अपशल्कन अभारितीकरण एवं तापकरण प्रक्रिया द्वारा प्रेरित प्रभाव संकलन के माध्यम से होता है। अपशल्कित गुंबद एवं टॉर्स क्रमशः भारतीयकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। अपक्षय का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रिया शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए यह प्रशस्त होता है, अपितु अपर्दन व संचलन के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। जैसे जैव मात्रक जैव विविधता मुख्यतः वनों वनस्पति की देन तथा वन अपक्षय प्रभाव वेदरिंग को देख पाते हैं। गहराई पर निर्भर करता है। इन शैलों का अपक्षय न तो अपर्दन का कोई महत्व होता है, ना ही इसका अर्थ है कि अपक्षय व क्षरण होना अपर्दन उच्चावचन के लघुकरण में सहायक होता है। यह स्थलीकृतता अपर्दन का निर्माण करती है। शैलों का अपक्षय निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबे के अयस्क के समृद्धिकरण एनरिचमेंट एवं संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रेशन में सहायक होता है। अपक्षय मृदा का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। जब शैलों का अपक्षय होता है तब ये कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौमिक निक्षापन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा विशेष बहुमूल्य पदार्थों का संधिकरण करते हैं। इस प्रक्रिया के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थ का संकेंद्रण अपर्याप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहित नहीं होता। इसको समृद्धिकरण कहते हैं। वृहद संचलन मास मूवमेंट। वृहद संचलन के अंतर्गत के सभी संचलन आते हैं, जिसमें शैलों का भरित मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप में स्थानांतरित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम के साथ साथ एक से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी उसके साथ साथ वायु, जल, हिम को ले जाता है, जो मलबा ही संचलित गति माध्यम से गति करता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरी स्तंभ प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत बहाव, संकलन, पतन, फॉल निम्न सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अवशेष से पैदा सभी पदार्थ पर अपना
प्रभाव डालते हैं और संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं होता, परंतु यह एक बढ़ावा देता है। संचलन अपक्षय ढालों पर अनपक्षीय पदार्थों को बहुत अधिक सक्रिय रखता है। बहुत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रदान करता है। कोई भी भूमि आकृति कारक जैसे प्रभावित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं संचलित की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती। इसका अर्थ है कि बहुत संचलन अपरदन के अंदर नहीं होता। यद्यपि इस पदार्थ को संचलित गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, असफल होते हैं। जब बल पदार्थ के अपूर्ण प्रतिरोध में महानत होता है तो कमजोर पदार्थ शिथिल स्तर पर शैली भ्रंश तीव्रता से झुकते जाते हैं, जिससे भ्रंग, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव होता है, संचलन में सहायक होते हैं। बाह्य संचलन की सक्रिय के कई कारक होते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक या कृत्रिम संसाधनों ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर हटाना, ढालों की प्रवणता, ऊंचाई की वृद्धि करना, पदार्थों की प्रक्रिया, कृत्रिम प्रभाव के कारण यह अतिभार होता है, और साथ में अत्यधिक वर्षा, समवर्ती ढाल के पदार्थों के स्नेहक होना, इसके द्वारा अतिरिक्त भाव होना, मूल ढाल की सतह पर इस पदार्थ का भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीन का कंपन होना, वाइब्रेशन होना, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलें, जलाशय की नीतियों द्वारा भारी मात्रा में जल निकासन एवं प्रमाण स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति अंधाधुंध विनाश में आना। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से वृद्धि, अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रभाव एवं संकलन। 6.5 संचलन विभिन्न प्रकार। संचलन की अपेक्षा गति दर एवं आर्द्रता सीमा का संबंधन को दर्शाता है। वृहद संचलन को 2 प्रमुख प्रकार का वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, मंद संचलन, सेकंड, तीव्र संचलन। तो मंद संचलन स्लो मूवमेंट क्या होता है? मंद न्यूट्रॉन क्रीप इस वर्ग का एक प्रक्रिया है जो कि मध्य तीव्र मॉडरेटी स्टेप एवं मृदा की आच्छादित ढाल पर घटित होती है। इससे पदार्थों का संचलन इतना मंद हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि इसका प्रकार आभास करना कठिन हो जाता है। दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। सम्मिलित पदार्थ मृदा शैल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ दूरभाष को देखा है? यह स्तंभ टेलीफोन पोल को अपने लंबित वर्टिकल स्थिति से झुके हुए संकीर्ण में देखा है। ये देखा है कि मंद विरूपण का प्रभाव इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे कि मिट्टी मंद विरूपण, टैलस मंद विरूपण, शैल हिमाद्री मंद विरूपण की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा के विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रभावित मंदों के अंबार अथवा पानी से संतृप्त सूक्ष्म काले वाले शैल मलबा होते हैं। ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ पर परिहिमान्य एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमकृत मैदान सतही पिघलाव होते हैं, जहाँ पर लंबी लगातार बारिश देखने को मिलती है। जो ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है तो ये जब एक निम्न भाग जल के ऊपर अपक्षेपित होकर उनके भागों में प्रभाव तीव्र संचलन होता है। अपक्षय आर्द्रता जलवायु प्रदेशों में निम्न से होकर तीव्र ढालों पर घटित हो जाता है। समतृप्त चिकनी मिट्टी या गादरी धरातल पदार्थों का निम्न अक्षांश वाली वेदिकाएं पहाड़ी स्लाइड्स के सहारे निम्न युक्ता संचलन के मृदा प्रभाव कहलाता है। ये पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाता है और अवसर्प कर जाते हैं तथा अपने शीर्ष के पास चपाकर कारगार पंदकुल के पास एकत्रित होकर उभार छोड़ देते हैं। जब ढाल तीव्र होते हैं तो आधार जल विशेषकर कोमल सॉफ्ट पदार्थ होते हैं। गहराई से अपक्षित अग्नि शैल भी ढाल के नीचे संकलित हो जाते हैं। इस वर्ग में दूसरे प्रकार कीचड़ प्रभाव वर्ल्ड मड फ्लो वनस्पति आवरण के प्रभाव अभाव भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे स्तर पर जल से संपर्क जाते हैं। धीरे धीरे ये तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सहारे
चैनल के द्वारा इसे प्रभावित कर लेते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी से दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपथ, पीठमांड या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों, पुलों एवं मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गार या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी के ढाल पर बहुत बार पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल एवं अन्य घटित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं और ढाल के कीचड़ की नदी में जीहा टंग के रूप में प्रभावित होते हैं, जिससे मानव अधिवासियों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार संचलन में तीसरे प्रकार में मलबा एवलेंच वनस्पति आवरण गुण युक्त, जिसमें वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता ये तीव्र ढालों पर संकीर्णीय पथ के रूप में घटित होती है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रभाव से बहुत तीव्र होता है। यही अवधाव के समान देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत में कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिसमें पिछले दशक के उद्गार हुआ है, मतलब इनका अभिओरिजन हुआ है, तथा इनके ढालों में उद्गार की अवधि में तथा उद्गार के निश्चित बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रभाव देखने को मिला है। भूसंकलन लैंडस्लाइड भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र अवगणनीय संचलन होते हैं, जिसमें संकलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंकलन वृत्त का आकार आकृतिक शैल में अंतर्गृत की प्रक्रिया क्षणिक या वंश ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार का संकलन पहचान सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्चय रोटेशन के साथ साथ शैल मलबा की एक या कई इकाई स्प्रिलिंग मतलब फिसल कर अवसर्पण चित्र 6.6 में जैसे दिखाया गया। इस पृथ्वी के पिंड के पश्चात आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र रोलिंग देखने को मिलता है, जैसे कि इस चित्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ भूसंकलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा संकलन में वर्टिकली या परलम्बिकली फेस में मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। सन जोड़ भ्रंश के नीचे पृथक शैल वैद्य के संकलन को शैल के तीव्र कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल संकलन बहुत तीव्र विध्वंसन देखने को मिलते हैं। 6.7 में तीव्र ढाल पर भूसंकलन पर संकोच दर्शाता है। तीव्र गति जल जैसे अनियंत्रणताओं के सहारे संकलन में समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों के ढाल से दूसरी दूरी देखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन फोल कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उत्तरी स्तंभों में होते हैं, जैसे कि संकलन जिस पदार्थ में पर्याप्त गहराई पर प्रभावित होकर अलग होते हैं। वृहद संचत में इसके अपार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त होगी और क्यों? मृदा संपर्ण को तीव्र प्रभावित रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, और ऐसा क्यों है? हम लोग देश में मलबा अभाव भूसंकलन हिमनद पर घटित होते हैं। इसके अनेक कारण होते हैं। पहला, हिमालय वितरणीय दृष्टिकोण सक्रिय होता है। यह अधिकांशतः पर्वतदार शैलों असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ होता है। इसकी ढाल मध्य न होकर तीव्र होती है। हिमालय की तुलना में यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता है। नीलगिरी पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत वितरणीय दृष्टि से अधिक स्थायी होती है, स्टेबल होती है, बहुत कठोर शैलों से निर्मित, परंतु अभी भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव या भूसंकलन होते हैं। इनकी बारंबारता उतनी नहीं होती जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिम घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भ्रंग एवं कगार तीव्रगत होते हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट देखने को मिलता है। लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। इन स्थानों में भूसंकलन मलबा अवधाव के साथ साथ प्राय सीधे शैल प्रथम डायरेक्ट रॉकफॉल देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।